को सजाऊं मैं, टूटे हुए तारों से प्याले को बनाऊं मैं, टूटे हुए तारों से प्याले को सजाऊं मैं। माँ मुझ पे कृपा करके कुछ शब्द हमें दे दो, माँ मुझ पे कृपा करके कुछ शब्द हमें दे दो। Thank you so much, Pratibha, for such an inspiring hymn. Now I request Rashida ma'am to kindly come forward and introduce our chief guest of the day. Thank you, Sunil. A very good afternoon to one and all present here. Today we all are gathered here to discuss a very burning topic, that is ensuring equitable access to quality education to all students with special reference to SAPGS under the aegis of Cell for Socially Differently Abled Student SDGs and BA Department. Today, the eminent speaker, Shri Vishnu Kant Mishra ji, is present to deliver a lecture. Shri Vishnu Kant Mishra ji is a social worker, very famous social worker, and president of Viklang Sathi Trust, which is totally dedicated for the disabled children. Mr. Mishra, from the very beginning, at the age of 8 months, he suffered from the paralysis attack of his both feet, and then his primary education has been completed in his hometown, and he has completed his graduation and PG from RMP Degree College and Kanpur University. In 1997, he was selected as LDC at Directorate of Employment, Lucknow. Thereafter, he got promotion and was appointed as QDC in Custom and Excise Division, Department of Custom and Excise Division Office at Sitapur. While his job tenure, he got various awards. One of the awards he got from the late President Gyani Jail Singh. Then he was also awarded in his department as the best officer by the Department of Custom and Excise of Excise Department. In 2014, he got retired, and after retirement, he totally dedicated himself in this noble profession and to serve and for the welfare of the disabled children. I request, without wasting time, I would like to invite Sir to please get the knowledgeable lecture so that our students will be benefited. Okay, thank you. शिक्षा की पॉलिसीज हैं उनको लागू करना है, क्रियान्वित करना है और आगे हमारी पीढ़ियां उन शिक्षा नीतियों से लाभान्वित होंगी, इस पे आपका विशेष योगदान होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं एक गांव की मतलब सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बड़े जहाँ पे लोगों ने विगत 50 साल से शुरुआत में जब मैं पैदा हुआ था कभी ट्रेन का नाम नहीं सुना था, उस एरिया से मैं बड़े ही पिछड़े एरिया से गांधी क्षेत्र से मैं वहाँ पे जन्म मातृभूमि और वहाँ जब बच्चा अगर दिव्यांग पैदा हो तो समझ लीजिए कि दिव्यांग बच्चे की जो परेशानियाँ हैं वो तो है ही हैं, अभिभावकों की, उस परिवार की, उस गांव की, मोहल्ले की, सबकी समस्याएं वैसे होती हैं।
अब सबसे बड़ी जो प्रारंभिक समस्या होती है, आज तो बहुत कुछ बदल गया है। उस समय जब 1953 में जब मेरी पैदाइश हुई, जब मैं पैदा हुआ, जन्म लिया, उस समय की परिस्थितियों को जरा आप आकलन करिए, इमेजिनेशन करिए कि क्या परिस्थितियां रही। उन परिस्थितियों में मैं कैसे पढ़ा लिखा हूँ, कैसे उन परिस्थितियों में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ देखा होगा। किलकारियाँ जब ली होंगी तब तो उन किलकारियों के साथ जो माँ बाप का परोक्ष रूप से जो रुदन है वो कोई देख नहीं पाता है। कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ हुई। आज मैं उन दिव्यांग बच्चों में मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि उन परिकल्पनाओं को देखता हूँ कि जो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने भी वैसी ही परिकल्पनाएं, वैसी दिक्कतें, वैसी परेशानियाँ, वैसे ही कठिनाइयों को झेला। लेकिन कहते नहीं है ना कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। जीने की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे 3 साल 4 साल के बाद, जब मेरे पिताजी भी एक अध्यापक थे इंटर कॉलेज में, उस समय जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना चाह रहे थे, और उन्होंने कभी भी दया की दृष्टि से हमें नहीं देखा। उन्होंने एक मतलब मैं अभी नई शिक्षा नीति पे आता हूँ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में मैं अपना उदाहरण दे करके आपको दिक्कतें बताना चाहता हूँ। जो ये औपचारिक ये डॉक्यूमेंट्स हैं उसके विषय में मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, उसी को बताने के लिए मैं आया ही। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स से आपको बताऊं, उसकी भावना से जोड़ने के लिए मैं अपना उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपकी संवेदनाओं को जागृत करना चाहता हूं। जो बीए की हमारी छात्राएं हैं, हमारी बेटियां हैं, और जो स्नातक हैं, और जो शिक्षा की हमारी अध्यापिकाएं बहनें हैं, इनको सबसे बड़ी संवेदनशील होना पड़ेगा हमारे इन दिव्यांग जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, PWDs है, उनके प्रति, उनकी परिस्थितियों को प्रति। उनकी परिस्थितियों को बताने के लिए जो परिस्थितियां, जो कठिनाइयों को मैंने किया है, उसको एक भूमिका के रूप में इंट्रोड्यूस कराना मैं चाहता हूँ। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा बताऊँ, आप लोगों के तालियों से मैं जानना चाहता हूँ। मैं उस समय मेरे गांव से लगभग 2 कोस, जिसको आप कह सकते हैं 6-7 किलोमीटर की दूरी पे प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। और उस समय मुझे पढ़ाने के लिए कोई उस समय व्हीलचेयर नहीं थी। व्हीलचेयर का तो कॉन्सेप्ट ही उस समय नहीं था। या तो कोई मुझे गोदी में लेकर के जाए, या मुझे किसी साइकिल वगैरह पर बैठा के लेके जाए, तभी मैं पढ़ने जा सकता था। बड़ी कठिनाइयाँ थी। परिवार के, कुटुंब के, रिश्तेदार सब कह रहे थे कहाँ पढ़ाओगे, ये जो बच्चा है, अच्छे भले बच्चे आजकल के पढ़ के नौकरी नहीं पा रहे हैं, इनको कहाँ पढ़ाओगे। आजकल भी ये प्रश्न चल रहा है, आज भी प्रश्न है, कहीं न कहीं जीवित है। उस प्रश्न को नकारने में हमारा शिक्षा जगत, आप लोग बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करते हैं। उस समय मेरे पिताजी उस समय छोटे बच्चे होने के साथ साथ जो पड़ोस के बच्चे थे उनके साथ साथ में बैठ कर घिसटते हुए, घिसल करके इतनी दूर, थोड़ी दूर, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले स्कूल का जब समय होता था, मुझे याद अभी थोड़ा तक से याद है कि मैं बैठ कर, उस समय अंडरवियर पहनाई जाती थी, जिससे कि अगर गंदी हो जाए रास्ते में, फिर एक मेरे बस्ते में, मेरे बैग में झोले के अंदर एक पैजामा रखा हुआ था, उसको मैं स्कूल में जा करके बदल लेता था। गंदा जिससे हो गया तो उसको साफ पाया मेरे माँ बाप, उतना जा करके मैं पढ़ता था। कक्षा 1 से 5 तक वही इसी तरीके से पढ़ाई की। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे गांव में एक कारपेंटर ने एक मेरे लिए लकड़ी की गाड़ी बनाई, जो छोटी सी गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर बैठा करके गांव के बच्चे, जो मेरे सहपाठी बच्चे थे, वो मुझको ले जाते थे। और मेरी बड़ी बहनें, जब छोटी बहन थी, थोड़ी बड़ी हुई, तो वो भी मुझको स्कूल ले जाती थी। वो पढ़ाइया उस प्रकार से मैं जाकर के पढ़ाई की थी और जूनियर हाई स्कूल किया। फिर हाई स्कूल में उस समय याद है
उत्तर प्रदेश भर में मेरा 9th नंबर हाई स्कूल की सूची में फर्स्ट डिवीजन में। और ये मैं मेरे पिताजी का जो कठोर व्यक्तित्व था और उनका अध्यापक का जो दायित्व था, जो अध्यापक उनके ऊपर हावी हमेशा रहता था, उन्होंने हमें कभी प्यार, हमें कोई कभी लाड़ दुलार नहीं दिया और उन्होंने हमें इतना कठिनाई, इतना पढ़ाई के लिए मामले में वो पूरी तरीके से पढ़ाने के लिए वो पूरी तरीके से समर्पित थे और मुझको समावेशी स्वरूप में, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, समाज के दूसरे बच्चों के साथ हमने इंक्लूसिव शिक्षा देने का प्रयास उन्होंने किया और वही इंक्लूसिव शिक्षा हमारे आगे इंटरमीडिएट और मैंने ग्रेजुएशन जो पूरा किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, मैं गोल्ड मेडलिस्ट कानपुर विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरी इच्छा थी कि मैं भी आप लोगों की तरीके से अध्यापन करूं। मैं PhD करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। मैं नौकरी पा गया और आगे मैंने नौकरी के लिए प्रयत्न किया, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से उस समय दिव्यांगों को, मैं PCS में भी पास हुआ और लेकिन साक्षात्कार में मेरा साक्षात्कार बहुत बढ़िया होता था, लेकिन उस समय की कुछ प्रवृत्ति थी कि दिव्यांग व्यक्ति को सिविल सर्विसेज में अगर लिया जाएगा तो सिविल सर्विसेज में कैसे कोप अप कर पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे। उस एजुकेशन पॉलिसी यानी बी 2020 के ऊपर हम उस पर पेज में इसको बताने का प्रयास करते हैं। जो जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी तो JNU के श्रीधर जी भी, चूंकि दूसरे परिप्रेक्ष्य में मैं उनसे मिला हूँ, चाहता हूँ, वो इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोऑर्डिनेटर जब बन रहे थे, वो प्रोफेसर JNU में हैं और संभवतः 1-2 साल पहले, 3 साल पहले वो सेवानिवृत्त, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनका बड़ा योगदान रहा और वो स्वयं दिव्यांग और वो भी चेयरपर्सन है और बहुत ही योग्य व्यक्तियों में से। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को, जब उसको कोऑर्डिनेटर होने का न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही थी, नई शिक्षा नीति का जब संरचना हो रही थी, उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा। उन्होंने उन वेदनाओं को, उन्होंने जो परेशानियां शिक्षा में, अपने शिक्षा में, वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, कई मामलों में वो PhD हैं और उनकी कई किताबें हैं, बहुत से उनकी पुस्तकें हैं। तो उसमें उन्होंने जो कुछ उनको मौलिक रूप से उनके जीवन में आया था, उन्होंने सब कुछ आपके विषय में, हम लोगों के आगे भविष्य के विषय में, नई एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कुछ सीखा। आप लोगों ने देखा होगा ईसाई मिशनरीज, मतलब भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ईसाई मिशनरीज का एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान। मैं कोई ईसाई मिशनरीज या किसी का रिलीजन के दृष्टि से तो कोई तारीफ कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो एक सच है वो बताना चाहूँगा कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटीज थी और जो कई इस तरीके के थे, तो उस समय 1886 में दिव्यांगों के लिए भी उन्होंने काम किया। 1886, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई सोच नहीं सकता था दिव्यांगों के विषय में कि उनको भी शिक्षा देने के विषय में कुछ सोचा जाए। उस विषय में शुरुआत की थी बॉम्बे में। ये पढ़ी हुई बात नहीं है, ये मतलब इसको हमने कई जगहों पे इसको डिस्कस किया है। उस पर एक सोसाइटीज के अंतर्गत उस स्कूल को चलाया गया जिसमें केवल 5 बच्चे उस समय पढ़ने जाते थे और उनको लाया जाता था। उस समय वो दिव्यांग की दृष्टि में केवल जो अस्त विकलांग भी माने जाते थे। इवन उस समय नेत्रहीन जो प्रज्ञाचक्षु है उनको भी विकलांग नहीं माना जाता था। उनको एक मान लिया जाता था कि वो मजाक कर, उनको गांव में, शहरों में सूरदास, बस उनको अरे कुछ सुनाओ, भजन सुनाओ, गाना सुनाओ, ये सुनाओ, गजलें सुनाओ, बस यही इस तक उनकी सीमाएं थी। जो BH विजुअली हैंडीकैप्ड, तो उनको न मानकर केवल अस्त विकलांगों के लिए थोड़ा सा किया गया। फिर उनके प्रयासों से जो हमारे प्रज्ञाचक्षु, जो हमारे जिनके पास ज्ञान के नेत्र हैं, जो अपनी वास्तविक लोचनों को
कोचिंग हो चुके हैं उनके लिए भी प्रयास किया गया। उनको देखा गया कि जब एक गाना बजाना कर सकते हैं तो वो एजुकेशन लाइन में भी जा सकते हैं। अब समस्या आई ब्रेन, उस समय ऐसी समस्या उस समय नहीं, ब्रेन लुइस ने आगे उसकी लिपि का निर्धारण किया, कहीं उनको कहीं होने के कारण वो लिख ये जो सामान्य लिपि है चाहे फलानी की उर्दू कुछ कोई भी लिख सकते, किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं सकते थे। विदेशों में इस बात के लिए प्रयास होते थे, कुछ होते थे तो दूसरे लोगों से सीखते थे, बहुत कम थे वहाँ पर भी गिने लोग, तो उसको सिखाया गया। उस कारण आगे चलते चलते बहुत लंबा हो जाएगा विषय। तो उसके बाद ये जो हमारे 1986 में भी बड़ी पहले पॉलिसी, फिर 1992 में उसका कुछ थोड़ा सा रिवीजन हुआ, लेकिन 2020 में जो ये नीति आई उसमें एजुकेशन पॉलिसी जो बनी उसमें इंक्लूजन मतलब समावेशी शिक्षा जो दिव्यांग जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए बहुत सा प्रयास किया गया, वो रखा है। अब उसके हम कुछ जो इंक्लूसिव शिक्षा के लिए मैं यहाँ पे मैं जैसे अभी आ रहा था तो मुझे तो यहाँ पे आने में तो मुझको कोई दिक्कत नहीं, बाधा रही पर है सब पूरा मेरी मैं अपने मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मेरी व्हील चेयर पूरी चली है। कदाचित ये लखनऊ का एक गौरव है कि आपके शहर में एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय शकुंतला विश्वविद्यालय। आप में से हमें नहीं लगता कि बहुत से लोगों में से कुछ लोग जरूर गए होंगे। शकुंतला विश्वविद्यालय में कितने लोग गए हैं? स्टूडेंट्स बता सकते हैं? टीचर्स गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कोई गया है? नाम सुना है। शकुंतला विश्वविद्यालय का मैं उनकी परामर्शदात्री समिति का सलाहकार हूँ। तो शकुंतला विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा गेट, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो बाधा रहित है। और अब बाधा रहित मान लीजिए अस्त दिव्यांगों के लिए बाधा रहित पथ है। अब समस्या है कि जो प्रज्ञाचक्षु जो दिव्यांग है, जो जिनको हम नेत्रहीन बताते हैं, तो उन नेत्रहीनों के लिए क्या है? नेत्रहीनों के लिए अगर वो लगी हुई है, रेलिंग लगी है, रेलिंग के ऊपर जैसे हाथ रखते हैं तो उस पर पूछता है, उसमें कंप्यूटर पे भाषा से आवाज आती है, वेयर डू यू वांट टू गो, आप किधर जाना चाहते हैं? आप अगर उसको बताइए लेफ्ट 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 राइट डायरेक्ट सीधे स्ट्रेट वे, इस तरीके से जाने का उसको बताते हैं रास्ता। और इतने डिस्टेंस पे 2 मीटर्स अवे 3 मीटर्स अवे जो भी जितना है, इतना उतनी दूरियों के वहाँ पे ये लगे कंप्यूटर जो है वो सब चीजें लगी। वहाँ के वॉशरूम इतने बढ़िया हैं। एक मतलब उदाहरण है तो कानपुर में भी अम्बेडकर संस्थान दिव्यांग विश्वविद्यालय, लेकिन उतना नहीं है, वहाँ पर भी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। और एक श्री रामभद्राचार्य चित्रकूट पे भी, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। रामभद्राचार्य चित्रकूट में जो है वो भी बहुत अच्छा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा दे दिया गया है। लेकिन अब खैर मैं आता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नीति पे, उसमें मुख्य रूप से संसाधनों को, जो हमारे संसाधन है, इंक्लूजन, जब हमको समावेशी शिक्षा देना है, चाहे प्रज्ञाचक्षु दिव्यांगों को भी है, लेकिन दिव्यांगों के कैटेगरीज में 22 कैटेगरीज ऐसी आई। उन 22 कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज हम मुख्य रूप से बताना चाहेंगे। एक अस्तित्व प्लान, एक प्रज्ञाचक्षु नेत्र विकलांग, नेत्र दिव्यांग, नेत्रहीन दिव्यांग, और दूसरे मानसिक रूप से हो सकता है मानसिक दिव्यांग इतने शिक्षा क्षेत्र में ना आ पाए, क्योंकि उनके लिए अभी शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन से आगे बढ़ पाना थोड़ा कठिन काम है। लेकिन बहुत से पढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे पंजाब में एक व्यक्ति है जिनको अभी अवार्ड मिला इस वर्ष, वो बहुत बड़ी कई किताबें लिख रहे हैं और वो लेटे खाली करते हैं, ये मतलब बिस्तर पे पड़े रहते हैं। वो मिस्टर आहूजा, शिवो आहूजा आप देख सकते हैं, वो बैठे खाली लेटे पड़े रहते हैं। उनका मतलब 5 पुस्तकें उनकी लिखी हैं, जिसमें कि उनको यूनेस्को से उस पर उनको अवार्ड भी मिला। ऐसे भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध दिव्यांग व्यक्ति हैं।
तो इस तरीके से उसमें जो सबसे बड़ी बात ये की गई है कि उनके संसाधनों पे, उनके संसाधनों के लिए हमको विकसित उन संस्थाओं को करना चाहिए और एक एजुकेशन जोन बनने चाहिए। न्यू एजुकेशन जो NEJ जो प्रेस है स्थापित किया गया है, तो उसमें ब्रेल लिपि का साहित्य और एजुकेशन से विशेषकर बीएड की छात्राओं के लिए ये जरूरी है कि वो अपने, अगर कोई दिव्यांग छात्र, ऐसा प्रज्ञाचक्षु छात्र आपके इंस्टीट्यूशन में आपके बीच में आता है, उसको वहाँ से आप लिटरेचर, उसके जो पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें हैं उनको प्राप्त करके आप प्रदान करना। तीसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसके लिए उन इंस्टीट्यूशन में सरकारों ने काफी फंड जारी किया। अब शायद हमारी इंस्टीट्यूशन को ये पता न हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पता है कि नहीं है, कि यहाँ पर दिव्यांग बच्चे अगर आपके यहाँ हैं या नहीं, ये तो पता नहीं कि इस सत्र में कब कोई दिव्यांग बच्चा आ जाए। और उस दिव्यांग बच्चे के पास अगर व्हील चेयर नहीं है तो आपके विद्यालय में कम से कम 100 बच्चों के ऊपर 3 व्हील चेयर्स की व्यवस्था, 3% व्हील चेयर व्यवस्था की गई। जहाँ तक 100 बच्चे, 100 दिव्यांग बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन में भारत के नहीं हो सकते, सिवाय उसके अदरवाइज, मतलब वो इंस्टीट्यूशन खाली वो दिव्यांगों को समर्पित है। अगर सामान्य इंस्टीट्यूशन में ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन कम से कम पूरे विद्यालय में एक व्हील चेयर, और अब तो जैसे बॉम्बे मेट्रो सिटीज में जो बैटरी चालित स्वचालित व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 1.5 लाख से ऊपर की आती है। लेकिन छोटी छोटी दिव्यांग ये व्हील चेयर, जैसे हमारी व्हील चेयर है, ये 8-10 हज़ार की आती है। इस प्रकार के यहाँ के फंड में आपके यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था हो सकती है, विशेषकर बीएड के संकाय में, जहाँ पे आपके स्टूडेंट्स अगर कोई आ जाता तो वहाँ पे जरूरी। तीसरी बात ये है कि आप लोग ये सुनिश्चित करें, आप जो टीचर्स जाते हैं, जो बीएड पढ़ के टीचर जाएंगे, पता नहीं किस इंस्टीट्यूशन में उनकी नियुक्ति हो, उन नियुक्तियों, उन स्थानों पर जब जाएंगे तो नई पॉलिसी के अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया गया है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो पुस्तकें, जो चाहे इस बात को आपको नहीं देखना कि उनका आर्थिक जो फाइनेंशियल स्टेटस उनका क्या है, इस बात को जाने बिना आप उनको स्टेटस, उनकी पुस्तकें, और उनके अगर कोई नौकर आता है उसको नौकर, मान लीजिए कोई बच्चा उनके साथ कोई भेजने आता है, सहायक आता है, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था, उनके आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक उपादान, आर्थिक जो स्टाइपेंड कहते हैं छात्रवृत्ति, उसको देने की व्यवस्था की जानी चाहिए अदर देन जो उसके रेगुलर छात्रवृत्ति है। इस बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका सशक्त मंत्रालय, दिव्यांग सशक्त मंत्रालय के द्वारा उसके फंड एजुकेशन मंत्रालय को दिए जाते हैं, जो समेकित फंड पूरे भारतवर्ष से उनकी डिमांड की जाती है। ये एक बात है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, कैसे जो बच्चे बोल नहीं पाते, आपके ऐसे भी बच्चे आ सकते हैं जिन बच्चों को बोलने में दिक्कतें होती हैं, बोल समझ नहीं पाते, उनके संवाद अपने अध्यापकों से नहीं कर सकते हैं, संवाद करने में उनको दिक्कत होती है, उनकी भाषा आप नहीं समझ पाते, तो उनके लिए विशेष जो इंटरप्रेटर हैं, उनके लिए भाषा के जो संवाद को स्थापित, भाषा को समझ सकें, उनको आप अगर अपने इंस्टीट्यूशन में नियुक्त करते हैं तो एजुकेशन विभाग उनके लिए अलग से आपको फंड देता है। इस बात की जानकारी इंस्टीट्यूशंस को भी होनी चाहिए, बीएड की छात्राओं को इस बात की जानकारी जरूर रखनी चाहिए, ताकि आगे चल के जिस इंस्टीट्यूशन में जाएं उस बात के लिए उस इंस्टीट्यूशन के प्रबंधकों को, मैनेजमेंट को, सरकारी है तो वहाँ तो जाएगा ही, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के जो हैं उनको भी इस बात के लिए देना पड़ेगा। अब कुछ दंडात्मक बातें बताना चाहिए, विशेषकर सरकारी उसमें तो अपरिहार्य है, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो प्राइवेट संस्थाएं ज़्यादा हैं, सरकारी संस्थाएं अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। तो प्राइवेट संस्थाओं, हमको लगता है आप लोगों को बोरियत कुछ महसूस हो रही है। अगर आप लोगों को बोरियत हो तो बंद कर दीजिए दुकान, लेकिन आप जो अगर आप अटेंशन से, हमारा मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं उसका अगर कोई उसका प्रयोजन जा रहा है, सकारात्मक प्रयोजन जा रहा है, तब तो हम उसको बताएं, अन्यथा कोई इसको बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बच्चों बोरियत लग रही है, आप लोग जा रहे हैं?
तो हम अभी ये चाहेंगे कि आप लोग हमसे प्रश्न भी पूछें। एक प्रश्न का भी हम सेशन रखेंगे। जो लोग अपने प्रश्न तैयार करेंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं उत्तर दे पाता भी नहीं, दे पाता हूँ, जो काल के गर्भ में है, लेकिन प्रयास में मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं, आपके उत्तर दे सकूं। अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानने की आवश्यकता इसलिए है कि ये दंडात्मक प्राविधान भी कुछ किए गए। अगर किसी शिक्षा संस्था में कोई बच्चा जाता है और इस आधार पे उस बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार करती है संस्था, तो उसके ऊपर 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो हमारा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग लगा सकता है। बशर्ते उसके कोई कारण हो, उसका मान लीजिए आपके यहाँ सीटें नहीं है, आपके यहाँ जगह नहीं है, उसके युक्त संगत कारण हो, तभी उसको एडमिशन लेने से वंचित किया जा सकता है। अदरवाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको दिव्यांग बच्चे को प्रवेश देना आपके लिए अपरिहार्य है। अच्छा, अब कुछ व्यवस्था ये भी करनी है। बहुत से ऐसे बच्चे आ सकते हैं जो बच्चे आपके यहाँ रेगुलर ना आ सकते, उनको आपको उनके अटेंडेंस में शिथिलता देनी, और शिथिलता छोटी मोटी नहीं है, करीब 85% तक की उनकी उपस्थिति शिथिलता आपको देने के लिए प्रावधान किया है। आप 85% तक की शिथिलता उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तीसरी बात, उन बच्चों के घरों में टीचर्स को, ये आप लोगों को हो सकता है बड़ा असाधारण लगता हो और आप लोगों को डाइजेस्ट ये बात न हो, लेकिन इस बात का प्रावधान किया गया है कि जिन बच्चों को विद्यालय तक अभिभावक नहीं भेज सकते हैं, मान लीजिए कोई लेटा है, तो संबंधित इंस्टीट्यूशन को इस बात का प्रयत्न करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, प्रयत्न नहीं, मैं प्रयत्न शब्द को वापस देता हूँ, ये इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ पे कम से कम 1 सप्ताह में संबंधित टीचर उनके घर जाकर के उसको 1 घंटा पढ़ाए। ये मतलब विशेष रूप से अगर इसमें कोई दिक्कतें आती हैं, अच्छा आप इंस्टीट्यूशन उस बच्चे को वो टीचर जाएगी, तो टीचर जाएंगे या जाएगी, उसके जाने के लिए उसके क्या व्यवस्था है, वहाँ पे सभी विद्यालयों में व्हीकल उनकी अपनी नहीं हो सकती है, उसको अपने संसाधन से जाना होगा। वो क्यों जाए, उसको टीचर्स को इतनी वेतन नहीं मिलता है कि वो 4 बार, मतलब जब 10 बच्चे अगर हो गए तो 10 बच्चों के जाने के लिए बहुत खर्चा होगा। उस खर्चे के लिए अलग से सरकार ने दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है, फंड दिया गया है। उस फंड को वो इंस्टीट्यूशन क्लेम करेगी, उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा संबंधित अध्यापक जिसकी ड्यूटी लगाई गई है जाने के लिए, उसके आने जाने का टीए मतलब उसमें डीए का कोई प्रावधान तो है नहीं, टीए मतलब दिया जाएगा, जाने आने का जो खर्चा होगा उसकी रसीद देने के बाद उसको पूरा दिया जाएगा। तो इस बात की व्यवस्था है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ऐसे बच्चों जो कि स्वाभाविक है, आप लोग भी जानती होंगी, ऐसे बच्चों के साथ पार्शियलिटी की जाती है, या ऐसे बच्चों के साथ दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं या उसका परेशान करते हैं, उसको खेल में या खेल नहीं कर पाता है, तो ऐसे बच्चों को समझा, दूसरे बच्चे जो परेशान करते हैं उनको दंड नहीं दिया जाए। इस बात की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई। अगर दूसरे बच्चों को दंड किया जाए मतलब तो ज्यादा बच्चे तो सामान्य वर्ग के होंगे, अगर सभी सामान्य वर्गों को हम दंडित करने लगे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं, तो इससे तो फिर हमारा असफल हो जाएगा। उनको समझाने के लिए, उनके इंक्लूजन के लिए, उनको अलग से साइकोलॉजिकल समझाने के लिए व्यवस्था अध्यापकों को करनी होगी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको समझाना होगा। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे हैं, सकारात्मक बच्चे हैं, वो कभी भी दिव्यांग बच्चों की बहुत ही कम प्रतिशत है जो मजाक उड़ाते हैं। ज़्यादातर वो सहृदय होते हैं और उनकी सहयोग और सहानुभूति रखते हैं, उनका सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कदाचित ऐसा बच्चा मिल जाता है तो अध्यापकों के और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके
ग्रुप होते हैं, क्लास होते हैं, उनके संस्थाएं मॉनिटर से मतलब अलग अलग जो क्या कहते हैं आप लोगों के यहाँ पे जो बड़े होते हैं मॉनिटर वगैरह होते हैं, वो उनको बता सकते हैं, उनके संस्थाएं उनको बता सकती हैं कि उसको समझा सकती हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस लिए जा सकते हैं। ऐसे जो दंड बच्चे हैं उनको क्लासेस दे करके उनको स्टूडेंट्स और अध्यापक गण सब मिल करके उनको समझा सकते हैं कि ऐसे दिव्यांग बच्चों के प्रति उपेक्षात्मक या उसको मजाक उड़ाने का काम नहीं है। ऐसे बच्चों को जब अगर मजाक उड़ाने की बात होती है तो उसको दंड दिया जा सकता है। दंड के रूप में बहुत छोटा सा दंड, उसको अटेंडेंस कम की जा सकती है, उसको 10-15 मिनट के लिए खड़ा किया जा सकता है, उसको दूसरों के सामने थोड़ा सा समझाया जा सकता है, तो उसके अभिभावकों को बुला करके उससे संवाद स्थापित किया जा सकता है। उस बच्चे के अभिभावकों को जब बुला करके आप संवाद स्थापित करेंगे तो बच्चे उनके अभिभावक उस अपने बच्चे को समझाएंगे और बच्चे को जब समझाएंगे उन अभिभावकों को आपको बताने का ये प्रयास होगा कि कहीं कदाचित आपके अगर बच्चा ऐसा होगा तो क्या करें। तो और उस अभिभावक उस दिव्यांग बच्चे के अभिभावकों को ऐसे अभिभावकों से मिलाने का भी एक सत्र, एक मीटिंग 3-4 महीनों में करने का प्रयास किया जाता है। क्वार्टरली या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए ये बड़ा उपयोगी है। ऐसा ही शिक्षा नीति में इस बात की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार के शिक्षा नीति की व्यवस्थाएं की गई है। और परिधानों में एक खास बात है, जैसे आपकी हर विद्यालय की एक अपनी ड्रेस, एक उसका गणवेश होता है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए गणवेश कदाचित हो सकता है उपयुक्त न हो। वो हो सकता है पैंट या पैजामा, वो छात्रा हो या छात्र हो उस तरीके का पहन पाती हो, अपनी दिव्यांगता के अनुकूल उसको उस प्रकार के परिधान पहनने की आवश्यकता हो, तो उसके कलर को तो आप बदलवा सकती हैं, लेकिन उसके अनुकूल ऐसी ड्रेसेस या गणवेश बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये प्रयत्न करने के लिए ये आपको बात नहीं किया गया है, लेकिन ये परामर्श सरकार, भारत सरकार की तरफ से ये परामर्श इंस्टीट्यूशन को दिया गया है कि वो इस बात का प्रयत्न करें कि ऐसे बच्चों को उनके अनुकूल ड्रेसेस बनाई जा सके। अब आखिरी बात आती है कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको आप उनके अनुकूल प्रज्ञा साहित्य, मतलब ब्रेल लिपि का साहित्य और ब्रेल लिपि पे पढ़ाने वाले अध्यापकों देखेंगे। आप लोगों को शायद मालूम हो कि स्पेशल बीएड भी चलता है। कितने लोगों को मालूम है स्पेशल बीएड चलता है? स्पेशल बीएड में इस बात के लिए कोर्स रखे गए हैं कि खाली दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। उन विद्यार्थी स्पेशल बीएड वालों के लिए एक दिक्कत है, बहुत से हम लोगों के साथ संवाद होता, बड़े उनके प्रश्न उठते हैं कि हम लोगों को सामान्य विद्यालयों में नियुक्तियाँ नहीं मिलती हैं, तो हमको स्पेशल बीएड करने से क्या फायदा? स्पेशल बीएड के स्पेशल एजुकेशन ऐसी संस्थाएं बहुत कम है, तो स्पेशल बीएड करके हम सीमित संस्थाओं में भर्ती हो सकते हैं, ट्रेंड बीएड बहुत हो जाते हैं तो उनके लिए दिक्कतें हैं। तो स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को भी प्रयास किया जा रहा है कि सामान्य विद्यालयों में उनके लिए एक स्पेशल परसेंटेज तय कर दिया जाए। विशेषकर उन्हीं स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड वाले बच्चों के लिए प्रयत्न किया जा रहा है जो दिव्यांग हैं। सभी सामान्य स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड वालों के लिए नहीं किया जा रहा है प्रयत्न, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से प्रयत्न किया। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो नेत्रहीन प्रज्ञा साहित्य है उसको अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आप लोग हमारा नंबर ले सकते हैं। नवयुग विद्यालय में जो यहाँ के मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, और हम अगले विद्यालयों में भी इस बात का ये आप लोगों ने बड़ा मैं बधाई देता हूँ कि मैं उनका जो उन्होंने का आप हमेशा करता है। मैं आपको विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा और दूसरे विद्यालयों के लिए भी, और आप लोग भी अपने स्तर से दूसरे विद्यालयों को और संस्थाओं को इस बात के लिए जागरूक करें। मुझे न बुलाएं, कोई जरूरी नहीं, मैं महिमा मंडित नहीं होना चाहता हूँ। स्पेशली जो भी बीएड जहाँ पे है वो तो ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा बुलाएं। और में से शायद स्पेशल बीएड की जो छात्राएं हैं वो अपने अध्यापक और प्रबंध तंत्र से इस बात के लिए संवाद स्थापित करें कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत कुछ जानकारी अभी आवश्यक है। क्या करते हैं
मैं आपके विद्यालय के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। विद्यालयों में एक महास्थित प्रवृत्ति बन गई है, अरे यार दिव्यांग बच्चा आ गया तो हमारे ये नहीं, इसको भाई लोग कोशिश करो हटाओ, इससे तुम्हारे दूसरे बच्चे खराब हो जाएंगे, इससे बड़ा इससे इम्पैक्ट इसका गलत पड़ जाएगा, कहाँ ये व्हील चेयर से चलता, कहाँ ये बोल नहीं पाता, इस तरीके से आएंगे तो हम मजाक उड़ाएंगे, हमारा स्टूडेंट, हमारा जो ये जो एटमॉस्फेयर और हमारे जो स्टेटस इसका गिर जाएगा। इस बात से उबरने के लिए स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आप अध्यापकों की ज्यादा जिम्मेदारी है। अध्यापक गण इस बात के लिए प्रयत्न करें और आप लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता, सरकारी दायित्व है, इंस्टीट्यूशन का दायित्व नहीं। आप उन बच्चों को कदाचित आप सोचिए, आप लोगों के रिश्तेदारों में भी बहुत से ऐसे दिव्यांग बच्चे होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसे अध्यापक नहीं होगा जिसके पड़ोस में या दिव्यांग छात्रों या कोई दिव्यांग बच्चा रिश्तेदारी में, संबंध में, परिवार में न होगा जरूर। तो उसकी स्थिति आपको देखिए, उन स्थितियों को देखिए कितनी दारुण स्थिति में मैंने अपनी दारुण स्थिति बताई है, उस स्थिति को देख करके प्रयास करिए कि जब हमारे स्टूडेंट्स आज जब अच्छे भले स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार की दिक्कतें हो रही, परेशानियां आ रही हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी दिक्कतें होंगी। और एक बात रह गई, आखिर में उसको जोड़ना चाहता हूँ, जो कल की घटना हुई उससे भी जुड़ जाएगा। जो दिव्यांगों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसके लिए भी अध्यापकों को, वरिष्ठ जनों को, उनके परिवार के लोगों को आप संवाद स्थापित करके उनसे उनकी बातें करके उनको डांटने से बात नहीं करें, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल दृष्टि से। आजकल कोई जमाना चला गया है जब आप केवल डांटते रहें, ये ऐसा नहीं करना, इस लड़की से नहीं मिलना, उस लड़के से नहीं मिलना, तुम लड़के से मिलोगे तो तुम्हारा ये, ऐसा नहीं। उसको आप उसके उसी एज ग्रुप में मिल करके, उसी एज ग्रुप में जुड़ करके, अपने को स्थापित करके उससे बातचीत करें, उसकी बात समझें, उसकी किशोरावस्था की जो स्थितियां हैं उनको जान करके उनसे संवाद स्थापित करके, उससे अनुकूलन स्थापित करके, उसको जो दुष्परिणाम होने वाले हैं उनको आगाह कराएं, उन परिस्थितियों को बताएं। तो इस प्रकार के दिव्यांग लड़के जब आपके स्टूडेंट्स होकर के आएंगे, उनके साथ इस बात की परिस्थितियां ज्यादा हैं, क्योंकि सकलांग बच्चे जो हैं वो ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करते हैं, ज्यादा उनका मित्र सर्किल है, ज्यादा उनकी सहेलियों का सर्किल है, लेकिन दिव्यांग लोगों का सर्किल नहीं। उन दिव्यांग सर्किल के ऐसे बच्चों को बताने की आवश्यकता आपकी, आप उनको समझाएं, सभी बातें समझाएं, खुलकर समझाएं, अकेले बैठकर समझाएं। अध्यापकों का एक दायित्व उसी तरीके से बनता है जैसे कि अपने बच्चों को, अपने बच्चों से भी अब वो पीढ़ी निकल गई कि आप बहुत सी बातें करने के लिए आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, आपको थोड़ा खुलकर के बात अपनी संतानों से करना पड़ेगा, अपने बच्चों से करना पड़ेगा, दिव्यांग बच्चे हों, सकलांग बच्चे हों, सभी से बातें करनी पड़ेगी और दुष्परिणामों से आगाह करने की आवश्यकता है। अगर आगाह नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो कल परसों या जो विगत में घटनाएं, मैं संकेत कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, तो इस प्रकार की जो घटनाएं कालांतर में होती जाएंगी, होती रहेंगी। ये सब राजनीतिक बिंदु हैं कि किसी एक समुदाय को, किसी जात को, किसी धर्म को टारगेट कर देना बड़ा आसान है, बहुत सरल है ये, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ये महास्थिति है, युवाओं में ये गलत जो परंपराएं पड़ रही, उन परंपराओं के दुष्परिणामों से अवगत कराने का दायित्व तो हमारी पीढ़ी का, आपकी पीढ़ी का, अध्यापकों की पीढ़ी का, बड़ों की पीढ़ी का। ये युवा जो बच्चे हैं, ये गमले हैं, गमले में जयशंकर प्रसाद की आजाद पत्र जितने लोगों ने पढ़ी है उसमें कहा गया है कि इन गमलों में चाहे आप कटीले पेड़ लगा दें, चाहे फूलदार पेड़ लगा दें, और ये आपका दायित्व है कि किस प्रकार के पेड़ स्थापित कर रहे हैं। तो आप जब इन बच्चों को, ये जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इनको सबसे ज्यादा सतर्क और सबसे ज्यादा आगे ले जाने के लिए आपका दायित्व है। आप इनको बताएं कि जो गणवेश पहन करके विद्यालय में आती मर्यादित, वही उसी से मिलता जुलता चलिए, ये रंग रूप बदल रहे इसका, लेकिन जो पार्टीज में, जो मॉल में, जो सिनेमा घरों में जो गणवेश पहन के जा रही हैं, वो आज बदलना होगा। आपको थोड़ा सा फैशन करिए, फैशन में मैं कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग अभी बच्चे कहेंगे कि बुजुर्ग आगे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं, बहुत हमारी बेटियां सब कुछ आगे हैं, लेकिन एक मर्यादित परिधान पहनने की आवश्यकता है, और ये मर्यादित परिधान
मर्यादित परिधान शिक्षता में भी दिखना चाहिए, आपके दैनिक क्रियाकलापों में देखना चाहिए। आप लोग तो बीएड के छात्र होने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने आगे की पीढ़ी संवारने का दायित्व है। अध्यापक बहुत बड़ा दायित्व है, अध्यापक आईएएस से बड़ा होता है। हमारी जो अध्यापक बैठती हैं, इन लोगों के मैं वंदना करता हूँ, इनके चरण झुकना चाहिए, क्योंकि ये लोग पीढ़ियों को, इन लोग राष्ट्र को गठित कर रहे हैं, ये लोग युग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुम लोग भी जो बीएड की छात्राएं हैं, युग निर्मात्री बनने जा रहे हैं। युग निर्मात्री बनने वाली जो अगर अपने पहचान, अपने शिक्षता, अपने चरित्र के ऊपर जो आप क्या देने जा रहे हैं, जो आप करेंगे वही तो हम जो करेंगे वही तो आप सीखेंगी। तो जिस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा नीति बताती है कि आपका जो भी कलेवर, जो भी चरित्र, जो भी आपका पहचान, जो भी क्रियाकलाप होगा, वो आगे आपके आने वाली, जैसे हमसे आगे की पीढ़ी आप हैं, तो इससे आपके आगे की पीढ़ी, आपके बच्चे होंगे, आपके छोटे छोटे भाई होंगे। तो इस प्रकार से आपको नई शिक्षा नीति भी बताती है कि नैतिक रूप से भी मजबूत होना। नैतिक रूप से इसमें नई शिक्षा नीति में एक मैं बड़ा छोटा सा चैप्टर भूला जा रहा हूँ, एक नैतिक शिक्षा का भी इसमें डाला गया है। और वो नैतिक शिक्षा किसी धर्म विशेष से नहीं है, सारे धर्मों से लेकर के जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सबको सिखाई जानी चाहिए और सभी को सिखानी चाहिए। चरित्र निर्माण के विषय में, चरित्र निर्माण के विषय में जो भी आपके बहुत से अच्छे आधुनिक बातों से आपको, हमको लगता है कि आप लोगों को बड़ा उपयोगी लगा मेरी जो समाजशास्त्री हैं, समाज में बड़ा अध्ययन है और समाज में पारिवारिक और जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देती हैं। हमारा इनका एक यूट्यूब चैनल है, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, इसके आप डायरेक्टर हैं और ये आप लोगों का ये सब कार्यक्रम, ये उनका कैमरामैन सब रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो ये भी कुछ थोड़ा सा आपको बताएंगी। और इनकी बातें हमेशा कई प्लेटफॉर्म पे बड़ी असाधारण हुआ करती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि गीता से की थोड़ा सा कुछ बच्चों को ज्ञान दें। धन्यवाद। आईपीएस बन जाएंगी, सब बनेंगी। नवयुग के पहले भी कई लड़कियां बनी हैं, अच्छे अच्छे जगह पे गई हैं। तो सवाल ये है कि जब हम आगे आ रहे हैं तो हमारे आगे आने में हमारे को फोकस होना पड़ेगा, है ना? अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे फोकस होना पड़ेगा। जो कि फोकस जब हटता है, फोकस किन चीजों से हटता है बताइए, किन चीजों से फोकस हट जाता है? मोबाइल और टीवी और कौन? फैशन और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के युग में, बोलो बॉयफ्रेंड। और क्या भाई, सच बात है, जो फैक्ट है, बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को बहकने का। अगर आप उन जो लड़कियां टॉप में आई हैं उनका अगर आप पढ़िए तो शायद पूछिए उनसे कभी जाके, तो शायद उन्होंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि वो 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करके टाइम नहीं वेस्ट किया होगा, ठीक है? और दूसरी बात, एक चीज और भी होती है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो करने जा रहे हैं, हम अपने घर वालों को वो चीज कन्विंस करें। क्योंकि घर वालों को भी दिखना चाहिए ना, आपकी मेहनत दिखे, आपका जो है डिटर्मिनेशन दिखे, तभी तो उसको सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं? अगर मान लीजिए तुम्हें कॉलेज यहाँ आना है, तुम्हें एडमिशन लेना है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कह रही कि कहीं रास्ते में जाओगे, लोग छेड़ेंगे, नहीं जाओगे, तो आप अपने को वैसा बना के घर वालों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तभी तो घर वाले भी वो करेंगे ना, आपको सपोर्ट करेंगे। तो घर वाले अगर सपोर्ट करेंगे तो आप जरूर बनोगे, लेकिन वहाँ पे आपका क्या दायित्व बनता है कि आप भी उतने ही सिंसियर होके काम करें, डेडिकेटेड होके काम करें। ऐसा थोड़ी है कि कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा तो चलो बीएड में बैठ जाए। मैं पूछती रहती हूँ, क्योंकि मैं यूथ के साथ जुड़ी हुई, जब भी पूछती हूँ भैया तुमने क्यों किया, तो कहेंगे कि मेरी सहेली ले रही थी इसलिए हमने ले लिया। ये नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य पहले से निर्धारित होना चाहिए। पहले आप अपने को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी गुणों को देखिए, फिर उन कमियों पे काम करिए। अगर मान लो
देर तक बोलने को इच्छुक नहीं है, तब आप टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि टीचर को तो बोलना है। तो आप अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले से बीएड में आने के पहले से वो चीज़ पे आप खुद अपने ऊपर वर्क, अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट, काउंसलर हो सकता है स्कूल में, ये काफ़ी स्कूलों में अब रखा भी जा रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, तो वो हो सकता है। मैम नमस्कार। तो लेकिन आप अपने पर भी करिए, क्योंकि जो गूगल लेके जो बैठते हैं, गूगल में अगर 50 बातें आज सारा अली खान कहाँ गई या कौन कहाँ गया ये है, उसके साथ उसमें 50 बातें अच्छी भी हैं। आप अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधारें, आप कैसे पढ़ाई की तैयारी करेंगे, सब भी तो आता है ना गूगल में। कितने लोग हैं जो वो भी देखते हैं कभी, बस 5, 6, 7। बाकी लोग क्या देखते हैं, बाकी लोग कौन सी पिक्चर हिट हुई, किसने किस तरह के कपड़े पहने, कौन सा फैशन है, कौन किसके साथ भाग गया, ये सारी चीजें देखते हैं। नहीं, आप उस मोबाइल का बेस्ट से बेस्ट उपयोग करें, हर अच्छी चीज जानिए, उसमें आप ये पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के काम में उसको उपयोग में लाएं। सही कहा ना मैम? रात के अभी मेरे पास, क्योंकि हमारा टेलीफोनिक ये चलता है काउंसलिंग बूथ का, अब फोन आता है कि मैम जो है रात के 2-2 बजे तक बॉयफ्रेंड से हम बात कर रहे हैं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मतलब नहीं, अब वो सिर दर्द आपको बताए, उस लड़की को मैंने भेजा बलरामपुर हॉस्पिटल जाके दिखाने, वो आँख टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, पता चला कि उसका इस कदर जो है फोन इफेक्टेड हो गया है कि उसको वो माइग्रेन जो है परमानेंट टाइप का हो गया। तो अब मेडिकल कॉलेज को उसे भेजा गया है। क्यों? इस तरह से क्या है, हम अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको जितनी नींद लेनी है आप नींद लीजिए, आपको मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए किसको क्या बनना है 10वीं के बाद आप डिसाइड करिए कि हमें करियर किधर चुनना है। वो होता है ना कि 12th में भी आ गए, पास हो गए, फिर आके खड़े हैं, बीए कर लिया, फिर कह रहे कि नहीं मेरा तो मन ही नहीं था बीए करने का, मैं तो बीकॉम करना चाहती हूँ। अगर आप खुद फोकस होंगे तब आपके परिवार के लोग आपको समझेंगे, पहली बात। दूसरी बात, घर वालों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे माँ के साथ, चाहे पिताजी के साथ, चाहे भाई बहन, हर चीज की आपकी खबर होनी चाहिए। क्यों? सही कहा कि नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर में बताते नहीं है? बहुत से होंगे ऐसे, हर बात नहीं बताते, क्योंकि हम बता रहे हैं ना किशोरावस्था की उम्र आते आते ये होता है, चेंजेस शरीर में भी होता है एज वेल एज मानसिक रूप से भी चेंजेस आते हैं। तो उसमें क्या लगता है कि हम एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंट हो गए, ये फीलिंग आती है कि हम बड़े हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए, क्यों सुने दूसरे की। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा जो असर रहता है वो रहता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब साथी ने, हमारी सहेली ने ऐसे बाल कटाए तो हम भी कटा लेंगे, सहेली ने ऐसे फैशन किए तो हम भी कर लेंगे। अब वो सहेली का इम्पैक्ट इतना ज्यादा अगर बढ़ जाए कि आप अपनी माँ, अपने परिवार से दूर हो जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अभी जो सर अभी इनडायरेक्टली जो बोल रहे थे, जो घटना बता रहे थे, वो 16 साल की लड़की का दिल्ली वाला। अब इसमें घटना के कई चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है और सोचा है। समस्या क्या हुई है? एक 16 साल की लड़की, उसका जो है परिवार से संबंध कटा हुआ, माँ से उसका संवाद कम था, माँ से बताया नहीं। वो क्या रहा है, घर क्योंकि दोनों कमाने लगे हैं, चाहे वो नीचा तबका हो चाहे वो हाई प्रोफाइल हो। चूंकि महिलाएं घर से बाहर रहती हैं तो शायद उतना टाइम, क्वालिटी टाइम जो एक घर में रहने वाली माँ देती थी, उतना शायद बच्चों को नहीं मिल पाता। तो इससे क्या होता है? ऐसा दूसरी बात है, आप बाहर
लोग जॉब कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों के पास टाइम कम होता है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी माताएं काम कर रही हैं, चाहे मतलब बहुत हाई प्रोफाइल हो चाहे नीचे तबके की हो, ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को चाहे हम 2 घंटा ही टाइम दें, लेकिन वो टाइम बिल्कुल जिसको कहते हैं बेस्ट टाइम हो, जहाँ पे कि हम बच्चों के साथ बिल्कुल जुड़ जाए। क्योंकि इस उम्र में आते आते बच्चों के दिमाग में भी बहुत कुछ चलता है और वो उस चीज को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो काहे में डिस्कस करते हैं? अपनी सहेलियों में, और सहेलियों से सहेलों में, अब तो सहेलियां छोड़ अब सहेलों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आपके घर की कमियों को जान जाता है कोई। जरूरी नहीं है कि सबको अच्छे रोटी मिले। गलत लोगों के हाथ में लड़कियां चली जाती हैं, इस वजह से इस तरह के घटनाएं घटती। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हमें फोकस है, हम अपनी जिंदगी का रिमोट इन लड़कियों से रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए, किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। कि बॉयफ्रेंड कहेगा कि तुम किसी की शादी, रिश्तेदार की शादी में जाओगे कि नहीं जाओगी, ये नहीं होना चाहिए। या सहेली कहेगी कि तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं होना चाहिए। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हमें जो करना है वो मुझे करना है। मुझे फैशन करना है तो हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए। आई बात समझ में? अपने लाइफ की रिमोट दूसरे के हाथ में मत। इस उम्र से अगर आप सोच लोगे तो आगे आप जाओगे। क्या हो रहा है कि कहा जाता है कि जॉब के लिए गए, अभी कुछ दिन पहले एक आया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वो हैरासमेंट का केस लगा दिया प्राइवेट ऑफिस। क्यों हैरासमेंट हो रहा है? क्योंकि हमने पहले दिन ना कहना नहीं सीखा। हमें पहले दिन अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएंगे कि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई आपको कहे। समझ में आई बात? किसी के आगे आपको घुटने टेकने की जरूरत ही नहीं, और जो करो फिर अपनी इच्छा से कर रहे हो तो फिर उसको बाद में वो नाम भी ना दो कि हमारे साथ तो हम तो दीनहीन है, हम अबला है। अबला मत दो। सबके सब क्या बने लड़कियां? सबला बने। दिमाग से मजबूत हुई है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। डिटर्मिनेशन लाइए अपने अंदर, सिंसियरिटी लाइए अपने करियर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने परिवार की जिम्मेदारियों। दरअसल क्या हो रहा है कि जिम्मेदारियों से भागने की आदत हो रही है। बच्चों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अरे हमारे पास अच्छा कुछ मैं मतलब कुछ ऐसे बता रही हूँ तुम्हें, पेरेंट्स के भी परवटम होते हैं। अरे लड़की का क्या बताएं, ये तो इसको कोई काम बताओ, बहाना बना देती कि हमें कॉलेज में बड़ा काम है, प्रोजेक्ट पे काम करना है। और वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता है, वो होता है फोन में। तो ये तो गलत बात है ना। आपने अपनी जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ झूठ बोल सकता है पहली बार, तो वो तो टीचर को तो झूठ बोलेगा ही, और फिर वो झूठ इतनी उसकी आदत हो जाएगी, फिर वो उसके चरित्र निर्माण में जो बात आई, चरित्र निर्माण आपका उस तरह से हो जाएगा। तो क्या आप एक आदर्श टीचर बन पाएंगे इन टीचरों की तरह? इनकी तरह बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना। तो फिर इन लोगों की तरह वो चीज सीखो ना, सिंसियरिटी, इस तरह डेडिकेशन, ये सारी चीजें सीखो। और एक लास्ट में एक चीज बता दें जो कि आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि एक तो किसी भी बात, जैसे आप ग्रुप में फोन पे जैसे ग्रुप में और जगह होता है, तो कोशिश करिए अपना मोबाइल नंबर हर किसी को मत दीजिए। ग्रुप वही उसी ग्रुप को ज्वाइन करिए जिस ग्रुप में आप सब कुछ जानते हो पर्सनली। ये लड़कियों के लिए खास सावधानी है। दूसरी बात, कोई अगर आपको ग्रुप में मैसेज आया कि आज हम यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, तो इस तरह से बिना वेरिफिकेशन के आप मत जाइए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर कहीं जा रहे हैं तो घर में इंफॉर्मेशन दे के जाइए। पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये नहीं कि आप खुद चले गए, स्कूल कॉलेज से चले गए
और कल को कोई बात हो जाए तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अपने को सावधान रखिए। बाकी सारे चीजें जानते हैं। अगर आप लोग इस विषय पे जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है या इसके विषय पे अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हो तो आगे फर्दर फिर हम लोग आके बताएंगे। आप लोगों को कैसा लगा कार्यक्रम वो मैं पूछूंगी नहीं, आप लोग ऐसे ही बोल दोगे कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो तब पता चलेगा जब आएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपने प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वो डॉक्टर नीकेत खत्री करेंगे, तो उनका भी हम लोग डिप्रेशन और इससे जुड़े हुए हम लोगों ने किया हुआ है इंटरव्यू। लेकिन एक है कि बहुत से क्वेश्चंस आगे रहते हैं, तो अगर मान लो किसी को भी इस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ इस तरह की कोई भी समस्या है लड़कियों को स्टूडेंट में, तो आप उसको जो है एक जैसे व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन डाल दीजिए, तो हम लोग लाइव उसका करेंगे। तो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, डॉक्टर साहब उसका आंसर देंगे। ये वाला भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होंगे और उसी तरह आगे हम एक फीमेल डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट से भी कराएंगे, क्योंकि इस समय लड़कियों में बहुत ज़्यादा एक चीज़ का नया इशू आ रहा है गवर्नमेंट For the official vote of thanks. Thank you. गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर मंजुला यादव, हिंदी विभाग, यहाँ उपस्थित हूँ। इस अवसर पर मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विश्वकांत मिश्रा सर को, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत सी जानकारियाँ हमें प्रदान की। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनका सबसे बड़ा जो बात था कि आप अपने व्याख्यान में राष्ट्रीय नीति 2020 के बारे में आपसे प्रश्न भी करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को शायद बहुत जिज्ञासा हो चुकी है, इसलिए वो नहीं पूछना चाहिए या क्या कारण था, क्या झिझक थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बताया जिसे आपने सुना होगा और समझा होगा। इसी के साथ मैं अपनी मिताश्री मैम जो यहाँ उपस्थित है, और सबसे अच्छा लगा मुझे उनका व्याख्यान कि उन्होंने वो सभी व्यवहारिक बातें आपको बताई, वो व्यवहारिक बातें जो हम लोग क्लास में बोलते हैं, आपको समझाते हैं, बॉयफ्रेंड से लेकर मोबाइल तक की बातें बड़ी सहजता से, बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से बताई। शायद आपने उसे सुना होगा ध्यान से और समझने का प्रयास किया होगा कि हम लोग जो बताते हैं गलत नहीं बताते हैं बच्चों, जो बताया है, तो उसके लिए मैं मिताश्री मैम का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगी। इसी क्रम में मैं अपनी सम्मानित प्राचार्य महोदया प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इस तरह वो हमें प्रेरणा प्रदान करती रहती है। उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप आज इतना बड़ा कार्यक्रम का संयोजन हुआ और उस कार्यक्रम में हम सफल हुए। इसी क्रम में, आभार के क्रम में, हम अपनी छोटी बहन सोनल अग्रवाल का भी आभार प्रकट करते हैं, जिसने पूरे कार्यक्रम को बड़ी सुगमता पूर्वक संचालन किया। मेरी प्रिय स्टूडेंट प्रतिभा द्विवेदी का भी आभार प्रकट करते हैं, जिसने सरस्वती वंदना गीत गाकर आदि बोला और आदि गीत बनाया और तैयार करके उसने बहुत सुगमता पूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और अंत में मैं अपनी पूरी कमेटी, नाम कहाँ से शुरू करूँ, आदरणीय मैम सुनीता सिंह मैम, डॉक्टर सुनीता सिंह मैम, डॉक्टर राशिका मैम, डॉक्टर सुनीता कन्नौजिया मैम, डॉक्टर बिमला बिंद मैम और बीएड विभाग की निशी मैम, राशि मैम, अंजना, सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और हमारी वरिष्ठ मैम
ऋचा मैम भी उपस्थित है, सरोज मैम, ममता और सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो आकर कार्यक्रम को और भी शोभायमान किए।